हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साहोपीडिया। आज हम एक नई खबर लेकर आए हैं। खबर है न्यू कैग ऑफ इंडिया, यानी कि जीसी मुर्मू को भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। तो खबर को विस्तार से देखने से पहले देख लेते हैं कैग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि इसे हिंदी में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। शॉर्ट में इसे महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। कैग दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, यानी कि स्वतंत्र निकाय। अब देखते हैं खबर क्या है। आज जीसी मुर्मू ने भारत के कैग के रूप में शपथ ली है। ये भारत के 14वें कैग बने हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जीसी मुर्मू जो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसको जब डिवाइड किया गया 2 यूटीज़ में, तो जो जम्मू कश्मीर यूटी थी उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। ये देखिए पूरी खबर दी गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू इनका पूरा नाम है। गिरीश चंद्र मुर्मू टुक चार्ज एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे आफ्टर ही was administered the oath of office by President Ramnath Kovind in the Rashtrapati Bhavan earlier in the day. Murmu also paid tribute to Mahatma Gandhi and Baba Saheb Bhimrao Ambedkar at the CAG office. Murmu was appointed the CAG of India on Thursday. Thursday को इन्हें CAG of India के रूप में अपॉइंट किया गया था। A day after he stepped down as the Lieutenant Governor of JNK, यानी कि इसके एक दिन बाद इन्हें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटा दिया गया था और आज इन्होंने इंडिया के 14वें कैग के रूप में शपथ ली है। JNK का अब लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, ये खबर में दी गई है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनोज सिन्हा टुक ओथ एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK। ठीक है, तो मनोज सिन्हा अब JNK के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं और जो हम जीसी मुर्मू हैं वो भारत के नए यानी कि 14वें कैग बन गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया इस पद पर? राजीव महर्षि को, यानी कि राजीव महर्षि मुर्मू से पहले इंडिया के कैग रह चुके हैं। तो आइए अब कैग के बारे में ब्रीफ में देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कैग का वर्णन, यानी इसके बारे में जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तार से दिया गया है। और इनका अपॉइंटमेंट, यानी कि इस पद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। और इस पद के रूप में, यानी कि कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष। इन दोनों में से जो भी शर्त पूरी होती है वो कैग का कार्यकाल हो जाता है। ठीक है, और जो कैग वाली जो पोस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, यानी जिम्मेदार किसके प्रति है? पार्लियामेंट के, संसद के प्रति जिम्मेदार है। और कैग की जो सैलरी है वो इक्वल्स टू है सैलरी ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होती है, अप्रॉक्स उतनी होती है। तो आइए अब देखते हैं इनकी ड्यूटीज़ को, ड्यूटीज़ एंड पावर। तो कुछ ड्यूटीज़ ब्रीफ में बताई गई है, देख लीजिए आप लोग एक एक करके। पहली ड्यूटी है टू कंपाइल अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि केंद्र और राज्य के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कंपाइल करना। सेकंड है टू प्रिपेयर एंड सबमिट अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो कैग है राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और इन रिपोर्ट्स में कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? जो केंद्र सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं, केंद्र सरकार के जितने भी अकाउंट्स हैं वो राष्ट्रपति को देता है और ये अकाउंट्स संसद पटल पर रखे जाते हैं। और ये बात आपको आर्टिकल 151 में कही गई है। ठीक है,
और दूसरी बात इसमें कही गई है कि वह राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। केंद्र वाली जो रिपोर्ट है वह किसको देगा? प्रेसिडेंट को। और गवर्नर को कौन सी देगा? जो राज्य सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट्स, ठीक है। और इसे कहाँ पे रखा जाएगा? रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी कि विधानमंडल में। थर्ड पॉइंट है, ये दोनों बातें आपके आर्टिकल 151 में लिखी गई हैं। थर्ड पॉइंट है कि टू गिव इंफॉर्मेशन एंड रेंडर असिस्टेंस टू द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। फोर्थ है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड कुछ जनरल प्रोविजन है उस पर काम कर। फिफ्थ पॉइंट है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज और अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज के थ्रू जो बॉडीज और अथॉरिटीज फाइनेंस्ड होती हैं उनके रिसिप्ट और खर्चे को ऑडिट करता है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ यूनियन और द स्टेट। केंद्र और राज्य के रिसिप्ट का ऑडिटिंग करना। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स। स्टोर्स एंड स्टॉक्स के अकाउंट का ऑडिटिंग करना। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट जितनी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनियां हैं और कॉरपोरेशंस हैं, उनकी ऑडिटिंग करना। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज ऑफ बॉडीज। और नेक्स्ट है पावर ऑफ कैग विद ऑडिट ऑफ अकाउंट। जो पावर ऑफ कैग है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑडिट ऑफ अकाउंट के साथ। फंक्शन ऑफ कैग है इन द केस ऑफ ग्रांट्स और लोन गिवन टू द अदर अथॉरिटीज और बॉडीज। नेक्स्ट है लेइंग ऑफ रिपोर्ट्स इन रिलेशन टू अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस, ठीक है। ये कुछ ड्यूटीज और पावर दी गई हैं कैग को, ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एट द सेंट्रल लेवल 3 रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय कैग टू प्रेसिडेंट, यानी कि केंद्रीय स्तर पर 3 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कैग के द्वारा प्रेसिडेंट को सौंपी जाती है। ये कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी विनियोग, इसे आप लिख लीजिएगा खुद ही, इसका मतलब हुआ विनियोग लेखा, ठीक है। सेकंड है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, यानी कि वित्त लेखा पर ऑडिट रिपोर्ट। और थर्ड है ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट्स हैं जिन्हें कैग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सौंपता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कैग के बारे में, तो देख लीजिए आप लोग। ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1858। 1858 में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस स्थापित किया गया था इंडिया में। और जो सर एडवर्ड ड्रूमोंट थे पहले ऑडिटर जनरल थे भारत में। और कब बने थे ये? 1860 को। उस टाइम अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे इंडिया में। थर्ड पॉइंट है ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दरअसल देखिए पॉइंट क्या है, पहले ये जो पद था अकाउंटेंट जनरल के रूप में हुआ करता था, इसके बाद इसको चेंज करके ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके बाद 1866 में इसका नाम बदलकर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कर दिया गया। इसके बाद फिर 1884 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। और ये तब से यही नाम चल रहा है। 1971 में एक केंद्र सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम का क्या नाम था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ द सर्विसेज एक्ट 1971। इसके बाद बताया गया है कि इन 1976 कैग वाज रिलीव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शंस।
यानी कि 1976 में कैग को जितने भी अकाउंटिंग फंक्शंस थे उनसे रिलीव कर दिया गया था, उनसे हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। और एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रैंक ऑफ द कैग टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रैंक ऑफ कैग टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वरीयता क्रम है, संविधान में जो एक वरीयता सूची दी गई उसमें कैग किस नंबर पे आता है, तो उसका आंसर है 9th A। 9th नंबर पे आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। और ये एक हायरार्की दी गई है संविधान में, जो जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनको रैंक एवं ऑर्डर, एक रैंक और ऑर्डर दिया गया है। तो उस क्रम में कैग जो है वो 9th A नंबर पर आते हैं। उसके बाद एक फैक्ट है, फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। यहाँ पे इंडिया ना लिख के हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिया कह सकते हैं। तो ये थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव भारत के पहले कैग थे, और जो अभी बने हैं मुर्मू साहब वो 14वें कैग हैं। इससे पहले जो थे वो 13th नंबर के थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।